इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ओसेनिक सर्कुलेशन। महासागरीय परिसंचरण। महासागरीय परिसंचरण। तो ध्यान दो, करंट के चलने के कारण क्या है? कई सारे कारण हैं। ओशन करंट के चलने के कई सारे कारण हैं। जैसे अगर जो ओशन करंट के फॉर्मेशन के कारणों में देखा जाए, ये आपके पीटी में भी कई बार आ गया है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहला कारण तो आपने देखा है, विंड, पवन। इधर भी कॉन्टिनेंट है, स्थल है, इधर भी कॉन्टिनेंट है, स्थल है। समझना ध्यान से एकदम। तो ये कोई लैंड है, इधर भी कॉन्टिनेंट है, इधर भी कॉन्टिनेंट, दोनों को समझ। तो जब हम कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों की बात कर रहे हैं, तो एक कॉन्टिनेंट और ओशन में ओशन की गहराई भी देख रहे हैं। ओशन पर सनलाइट तो आता ही है, ये सनलाइट आ रहा है, ये सनलाइट। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है बेटा आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और उसी में हम थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए आज आपको ओशन करंट का कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। तो A1IS के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। अब ये डायरेक्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं। ओशन करंट का कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। पहले तो हमें यही जानना होता है कि भाई ओशन करंट या महासागरीय जलधाराएं होती क्या है। तो अगर जो एक एक लाइन में कहा जाए महासागरीय जलधाराएं, तो ओसेनिक सर्कुलेशन, महासागरीय महासागरीय परिसंचरण, महासागरीय परिसंचरण के अंतर्गत सागर के तल पर चलने वाला पानी का क्षैतिज प्रवाह, उसी को महासागरीय जलधारा कहते हैं। ऐसे समझ सकते हैं, हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ वाटर ऑन द ओशन सरफेस इन द ओशनिक सर्कुलेशन, उसी को महासागरीय जलधाराएं कहेंगे। तो ये ओशनिक सर्कुलेशन होता क्या है? अगर जो हम हल्का सा कॉन्सेप्ट समझें, तो ये कोई महासागर है, ये कोई महासागर है, आपको ऐसे समझना है। ये पानी से भरा हुआ है, ये पानी से भरा हुआ है। एक तरफ से इधर से हवा चल रही है, इधर से हवा चल रही है ओशन की ओर, फिर यही हवा ओशन से बाहर की ओर आ रही है। तो फिर पानी पानी हवा के ही अनुसार ऐसे मूव करता है, ऐसे पानी मूव करता है। तो इसी पानी के मूवमेंट को ओशन करंट कहते हैं। तो जिधर से पानी मूव करता है बेटा, वहां जलस्तर कम हो जाता है, पानी में ओशन वाटर लेवल कम हो जाता है। तो वहां ओशन वाटर लेवल कम होने से नीचे से पानी का अपवेलिंग होता है। फिर जहां जिस तरफ जलधारा चलती है, वहां जलस्तर ओशन वाटर लेवल ज्यादा हो जाता है। वाटर लेवल ज्यादा होने से पानी का डाउन वेलिंग होता है। और यही अपवेलिंग अपवेलिंग ओशन करंट, डाउन वेलिंग, और ये ओशन करंट के उल्टा चलने वाला ये क्रीप, सर्पण, यही कुल मिला जुला के इसी को कहते हैं ओशनिक सर्कुलेशन। ये महासागरीय या सागरीय परिसंचरण है। इसी सागरीय परिसंचरण के अंतर्गत सागर के तल पर चलने वाला क्षैतिज प्रवाह, इसी को कहते हैं ओशन करंट, इसी को कहते हैं महासागरीय धाराएं, महासागरीय जलधाराएं। तो हम कैसे कहेंगे? समुद्री या महासागरीय परिसंचरण के अंतर्गत सागर के तल पर चलने वाला पानी का क्षैतिज प्रवाह, वही महासागरीय जलधारा है, महासागरीय जलधारा है। तो हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ वाटर ऑन द ओशन सरफेस इन द ओशनिक सर्कुलेशन, दैट्स कॉल्ड ओशन करंट। अभी ओशन करंट चलने के बहुत सारे कारण हैं। जहां से ओशन करंट चलेगा, वहां पानी ऊपर आता है और ठंडा पानी नीचे से ऊपर आता है। जिस तरफ ओशन करंट चलता है, वहां जल स्तर, ओशन वाटर लेवल ज्यादा हो जाता है, जिससे पानी वहां नीचे जाता है। ऊपर आना ओशन करंट, नीचे जाना
ओशन करंट के पैरेलल, ओशन करंट के पैरेलल बट ऑन द एबाइसल प्लेन, बट ऑन द एबाइसल प्लेन, ओशन करंट के समानांतर लेकिन समुद्री नीतल पे उसके विपरीत, पैरेलल बट अपोजिट, समानांतर लेकिन विपरीत चलने वाला प्रवाह सर्पण कहलाता है। तो अपवेलिंग, ओशन करंट, डाउनवेलिंग और ये सर्पण, ये चारों एक्टिविटी किसके अंतर्गत आती है? ओशनिक सर्कुलेशन के अंतर्गत आती है। तो महासागरीय जलधाराएं हैं क्या? ओशनिक सर्कुलेशन, ओशनिक सर्कुलेशन या महासागरीय परिसंचरण प्रक्रिया के अंतर्गत ओशन के तल पे, समुद्री तल पे, समुद्र तल पे क्षैतिज प्रवाह है। इसके चलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसके चलने के कई कारण हैं। ओशन करंट, अब मुद्दा बनता है ओशन करंट जब हम पढ़ रहे होंगे तो कई सारे नाम मिलेंगे, जैसे कहीं कहीं किसी ओशन करंट के आगे लगा होता है ऐसे ड्रिफ्ट, कहीं कहीं किसी ओशन करंट के आगे लगा होगा ऐसे स्ट्रीम, स्ट्रीम, ड्रिफ्ट, स्ट्रीम या ड्रिफ्ट। इसी तरीके से कहीं कहीं लगा होगा ओशन करंट, तो है ही ओशन करंट धाराएं। तो आपको ध्यान से समझना है, जब कभी किसी ओशन के आगे ड्रिफ्ट लग जाए, ओशन करंट के आगे जब कभी ड्रिफ्ट लग जाए, तो आपको ऐसे समझना है, जब पवन के कारण, हवा के कारण, जैसे हम नदी, तालाब, झरना, इन सबों में अपने गांव आसपास देखते होंगे कि तालाब में भी जब हवा चलती है तो जनरेट होता है, पत्ता, कूड़ा करकट जिधर से हवा चल रही है उधर के अलावा दूसरे तरफ इकट्ठा हो जाता है बस हवा के चलने से। तो वो एक हॉरिजॉन्टल फ्लो जब एयर इंड्यूस हो, हवा के कारण, विंड इंड्यूस हो, पवन जनित हो, तो जब सागर पर हवा के कारण, पवन के कारण हॉरिजॉन्टल फ्लो हो तब उसे ड्रिफ्ट कहेंगे। तो आपको ऐसे समझ जाना है, जैसे मान लेते हैं ये ओशन करंट है, ओशन करंट है, ध्यान देना, ओशन करंट, कहीं लगा हो ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कहीं लगा हो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट जब भी कहीं लगा होगा, ड्रिफ्ट जब भी कभी कहीं लगा होगा तो तुरंत आपको समझ जाना है वो ओशन करंट जनरेट हुई होगी, कहीं ना कहीं हवा का उसमें बहुत ज्यादा रोजगार योगदान होगा। फिर से, स्ट्रीम क्या होता है? कई ओशन करंट का कलेक्शन, कई जलधाराओं का सम्मिलित प्रवाह, कई जलधाराओं का सम्मिलित प्रवाह, कई जलधाराएं आके मिल जाएं और उसके बाद फ्लो होने लगे, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को ऐसे क्या बोलेंगे? स्ट्रीम। जैसे ध्यान दो, कई सारे स्ट्रीम हैं, जैसे देखो यहां एक मिलेगा गल्फ स्ट्रीम। अभी गल्फ स्ट्रीम कैसे चल रहा होगा? कई जलधाराएं यहां मिल रही होंगी, इसीलिए गल्फ स्ट्रीम बना होगा। जैसे यहां से एक ठंडी जलधारा आती है लेब्राडोर, यहां से एक जाती है नॉर्थ इक्वेटोरियल, यहीं से एक जाती है फ्लोरिडा जो यहां नहीं लिखा है, यहीं से एक जाती है एंटिल, यहीं से कैरेबियन, कई सारी जलधाराएं हैं बेटा, और वो जाके यहां मिल जाती हैं तो क्या बन गई? स्ट्रीम। अगला मुद्दा, फिर फिर से अगला कॉन्सेप्ट क्या है? ओशन करंट। ओशन करंट के चलने के कारण क्या है? कई सारे कारण हैं, ओशन करंट के चलने के कई सारे कारण हैं। जैसे अगर जो ओशन करंट के फॉर्मेशन के कारणों में देखा जाए, ये आपके पीटी में भी कई बार आ गया है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहला कारण तो आपने देखा है, विंड, पवन। पहला और सबसे बड़ा कारण है हवा। हवा जिस तरफ से जिस ओर चलती है उस तरफ पानी मूव होता है। जैसे ध्यान दो, अगर जो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता है, इधर से ऐसे ट्रेड विंड चलती है, इधर से ट्रेड विंड, इधर से ऐसे ट्रेड विंड, तो देखो ओशन करंट की दिशा भी देखो इधर ही है, ओशन करंट की दिशा इधर ही है, इधर विंड है उधर ओशन करंट की दिशा।
ठीक है, तो ट्रेड विंड चल रही है। तो आपको ऐसे समझना है बेटा कि सबसे बड़ा जो फैक्टर यहां दिख रहा है ओशन करंट के चलने का, वो कौन सा है? विंड। दूसरा, पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी का घूमना, जैसे मैं पोडियम पे खड़ा हूं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग मेरे राइट साइड हो, पेन मेरे राइट साइड, कैमरा मेरे राइट साइड है, ये डिजिटल बोर्ड मेरे लेफ्ट साइड। मान लेते हैं ये पोडियम आगे गए, अचानक आगे जाए तो हम एकदम पीछे हो जाएंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम आपको पता होगा। अरे भाई बाइक चलाते हैं, पीछे बैठे हैं, कोनो तेजी से एक्सीलेटर हुआ, आगे चले गए, ब्रेक लगाया, उस तरीके से, है ना? तो बस पर भी ब्रेक लगती है, कभी कभी पता लगा बस पर ब्रेक लगे और धड़ाक से लड़ा आगे सर, और उसके बाद कंप्रेशन फोर्स लगा, धीरे धीरे हिमालय निकलने लगा, यहाँ भूल गया खूब जोर से। लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आप ऐसे समझो, पृथ्वी पृथ्वी रोटेट कर रही, देखो पृथ्वी रोटेट कर रही है इस साइड, वेस्ट से ईस्ट। तो पानी लिक्विड इसमें इसके अपोजिट रोटेट करेगा। जैसे भाई गाड़ी आगे जाती है तो हम उसके अपोजिट जाते हैं पीछे की तरफ, तो पृथ्वी रोटेट कर रही है, तो पृथ्वी रोटेट करे तो उसके अपोजिट अर्थ, अर्थ रोटेशन वेस्ट से ईस्ट। लिक्विड का रोटेशन या लिक्विड का मूवमेंट, जो फ्लूइड है, पानी है, उसका मूवमेंट उसके अपोजिट ईस्ट से वेस्ट। तो ओशन करंट आप ध्यान से देखो, ईस्ट से वेस्ट रोटेट करती हैं, ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट। रोटेशन ऑफ अर्थ बहुत बड़ा योगदान करता है। दूसरी बात हो गई रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का घूर्णन। तीसरा बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ कोस्ट, तट की संरचना। तट की संरचना। अच्छा एक बात और, जब हम रोटेशन कह रहे हैं तो हम कोरियोलिस फोर्स इसमें इंक्लूड करेंगे, कोरियोलिस बल। क्यों? क्योंकि रोटेशन के नाते ही होता है। कोरियोलिस बल के कारण कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड मुड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाता है, कोई भी। ठीक है, तो आपको समझना है रोटेशन ऑफ अर्थ और कोरियोलिस फोर्स। तो अगली बात क्या है? तट की संरचना। तो जैसे तट की संरचना होगी उसी तरीके से जलधाराओं की उत्पत्ति होगी। जैसे एक बार ध्यान से समझ, मान लेते हैं ये साउथ अमेरिका का कोस्ट है, ये साउथ अमेरिका का कोस्ट है। यहां से कोई ओशन करंट आएगी, अगर जो यहां से कोई ओशन करंट आएगी तो साउथ अमेरिका को फाड़ के अंदर तो जा नहीं सकती, यहां से कोई ओशन करंट आएगी तो ऐसे कोस्ट को से टकराएगी और इधर मुड़ जाएगी, कोस्ट से टकराएगी और इधर चली जाएगी। तो जैसा कोस्ट होगा उसी तरीके से पानी डाइवर्ट होगा, उसी तरीके से पानी मूव करेगा। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल होगी तो ये कैरेबियन बन जाएगी, एंटिल बन जाएगी, फ्लोरिडा बन जाएगी, ये ब्राजीलियन करंट बन जाएगी। देख लो, देखो ध्यान से, ये इधर चली गई, ये इधर ब्राजीलियन हो गई, ये इधर चली गई एंटिल, नॉर्थ इक्वेटोरियल। ठीक है, तो आपको समझना होगा जैसे कोस्ट का स्ट्रक्चर होगा, कोस्ट का स्ट्रक्चर होगा, कोस्ट का स्ट्रक्चर होगा, जैसे भी कोस्ट का स्ट्रक्चर होगा उसी तरीके से जलधाराओं की उत्पत्ति होगी। अगली बात फिर क्या हो सकता है? अगली बात क्या हो सकता है भाई, देखते हैं। तीसरा, तीसरा तो हो गया, चौथा टेम्परेचर, तापमान। पांचवा सैलिनिटी, लवणता, पानी में घुला हुआ नमक। छठा डेंसिटी, घनत्व, पानी का घनत्व। आप तीनों को एक साथ समझो। जहां पानी में या जहां भी मौसम में तापमान ज्यादा होता है वहां पानी गर्म होता है। जब पानी गर्म होगा तो वहां नमक के घुलने की दर ज्यादा होगी। पानी जब गर्म करो तो नमक ज्यादा घुलेगा। ऐसे ही गैस में रख दो दोनों चेंबर में, एक को जला दो एक को नहीं जलाओ, नमक डालना शुरू करो, गर्म पानी में ज्यादा नमक घुलेगा, ठंडे पानी में नमक कम घुलेगा। फिर से सैलिनिटी और डेंसिटी का क्या संबंध होता है? सिंपल हम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आराम से बता दे रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल इसमें नहीं जा रहे हैं, डिटेल तो बहुत ज्यादा है। सैलिनिटी क्या हो सकती है? सैलिनिटी, जब पानी में आप नमक डालते हो तो पानी का घनत्व बढ़ता है,
जैसे हम बचपन में ही पढ़ते थे, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि उसमें ना तो ज्यादा होता है उसके पानी में, ना तो क्यों ज्यादा होता है क्योंकि उसमें नमक होता है। जैसे देखोगे डेथ सी के बारे में, डेथ सी है, डेथ सी नाम है लेकिन कोई डूबता नहीं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नमक है, इसीलिए पानी पर सोए रहते हैं। और कहानियां सुने होंगे कि नदी से जब कोई जहाज समुद्र में इंटर करती है तो उसका बेस लाइन वो ऊपर उठ जाता है। समुद्र में नमक है, नमक है तो घनत्व पानी का ज्यादा है, और जब पानी का घनत्व ज्यादा होता है तो पानी नीचे की तरफ बैठा रहता है। पानी में घनत्व कम होने पे पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। तो घनत्व कम, पानी नीचे की तरफ बैठा रहेगा, घनत्व ज्यादा, घनत्व कम, पानी ऊपर की तरफ आएगा, घनत्व ज्यादा, पानी नीचे की तरफ बैठा रहेगा। तो जब फ्रेश वाटर मिलता रहता है बारिश से, नदियों से, तो वहां जलस्तर बढ़ जाता है, वाटर लेवल बढ़ जाता है, वहां से जलधाराएं निकलती, जहां भी जलस्तर। ठीक है, तो तीनों की बात, टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी। अंतिम बात क्या हो सकती है? मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का गलना, बर्फ का गलना। बर्फ गलता है तब भी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। जैसे पोलर रीजन से बर्फ गलेगा, पोलर रीजन से बर्फ गलेगा, पोलर रीजन से बर्फ गलेगा, यहां से जलधाराएं उत्पन्न होगी। लेब्राडोर, ईस्ट ग्रीनलैंड, ओयासियो, ये सारी जलधाराएं बर्फ गलने से उत्पन्न होती हैं। सारी की सारी जलधाराएं बर्फ गलने से उत्पन्न। तो सिंपल सी बात, बर्फ गलेगा तो जलधाराएं उत्पन्न होंगी, बर्फ गलेगा तो जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। क्लियर हुई बात? और ऐसे भी जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ टेम्परेचर देखो, यहाँ अमेजन रिवर अपना माउथ क्रिएट करती है, फ्रेश वाटर मिल जाता है। बारिश भी ज्यादा होती है, फ्रेश वाटर मिल जाता है। मिसिसिपी, मिसौरी रिवर यहाँ माउथ क्रिएट करते हैं, फ्रेश वाटर मिल जाता है। इसीलिए यहाँ का सैलिनिटी यहाँ की कम होती है, डेंसिटी कम होती है, पानी का लेवल ऊपर रहता है। यहाँ से तमाम जलधाराएं निकलती हैं, फ्लोरिडा करंट, कैरेबियन करंट, एंटिल करंट, यहाँ उतना नहीं लिखा है, ब्राजीलियन करंट। समझ में आ रही बात? तो इतना आपको ध्यान देना है। अगला, अब अगर जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि भाई ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा का क्या कॉन्सेप्ट, इतना आपको याद कर लेना है कि ये सारे चीजें जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण हैं, जलधाराओं को उत्पन्न करते हैं ये सब। क्लियर? और जलधारा क्या होती है? जलधारा महासागरीय महासागरीय परिसंचरण के अंतर्गत ओशनिक सर्कुलेशन में, ओशनिक सर्कुलेशन प्रोसेस में सागर तल पर चलने वाला क्षैतिज प्रवाह, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑन ओशन सरफेस इन द ओशनिक सर्कुलेशन। इस ओशनिक सर्कुलेशन से ही सागरीय जीवन चलता है, सारी सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे ओशनिक इकोसिस्टम कहते हैं, ओशनिक इकोलॉजी, इसी से चलता है। उसकी बायोडायवर्सिटी अगर जो ये सब ना हो तो ओशनिक जीवन, जिसे कह सकते हैं सागरीय जीवन, खत्म हो जाएगा। ओशनिक सर्कुलेशन चाहिए। तो अगर जो इसके इसके अगले कॉन्सेप्ट की बात करें हम थोड़ा सा, ऐसे समझते हैं, ठंडा जलधारा, गर्म जलधारा का क्या कॉन्सेप्ट होता है। इसे मान लेते हैं, मान लेते हैं एक छोटा सा मैप ले लेते हैं, ये अफ्रीका है, तो ब्लैक स्केच से लेते हैं, ये अफ्रीका है, यहाँ ऐसे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और ये साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका मान लेते हैं ऐसे। यहाँ से हवाएं चलती हैं, यहाँ से हवा अफ्रीका से बाहर जाती है, यही हवा साउथ अमेरिका के अंदर आती है। यहाँ से हवा फिर बाहर जाती है, यही हवा साउथ अमेरिका के अंदर, फिर यही हवा साउथ अमेरिका के बाहर जाती है, यही बाहर जाती है। तो मान लेते हैं ये ओशन हो, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, ऐसे ही यहाँ मान लेते हैं। लाइव एग्जांपल हम आपको देंगे। मान लेते हैं ये ओशन हो, ये ओशन हो, ये ओशन हो, समझिए, ये ओशन है, इधर भी लैंड है या कॉन्टिनेंट है, इधर भी कॉन्टिनेंट है, स्थल है, इधर भी कॉन्टिनेंट है, स्थल है। समझना ध्यान से एकदम। तो ये कोई लैंड है, इधर भी कॉन्टिनेंट है, इधर भी कॉन्टिनेंट, दोनों को समझ। तो जब
जब हम कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों की बात कर रहे हैं तो कॉन्टिनेंट और ओशन में ओशन की गहराई भी देख रहे हैं। ओशन पर सनलाइट तो आता ही है, ये सनलाइट आ रहा है, ये सनलाइट। सनलाइट ओशन के ऊपर वाली लेयर को ज्यादा गर्म करता है, इप्लिमनियन लेयर जिसे बोलते हैं। तो ऊपर वाली लेयर का पानी गर्म होगा, ज्यादा टेम्परेचर वाला होगा ऊपर वाली, क्योंकि सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। 50 मीटर तक पानी गर्म होता है बेटा, 50 मीटर के बाद जाओगे तो पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाए, 150 मीटर के बाद एकदम ठंडा हो जाता है। तो बीच वाली लेयर का पानी नॉर्मल होता है, नीचे वाली लेयर का पानी ठंडा होता है। 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है नीचे ओशन के, क्योंकि सनलाइट तो पहुंच ही नहीं पा रही। पहला तो ये कॉन्सेप्ट, मतलब ऊपर वाली लेयर सागर की, ओशन की ऊपर वाली लेयर, इस अटलांटिक ओशन की ऊपर वाली लेयर जो डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में है, ज्यादा गर्म। थोड़ी सी बीच वाली लेयर सामान्य, अंदर वाली एकदम नीचे बाइसल प्लेन जहां क्रीप होता है, क्रीपिंग आपको बता, वहां 0 डिग्री के आसपास एकदम कम टेम्परेचर। तो अब मान लेते हैं ये हवा चल रही है, ऐसे समझो ये हवा चल रही है। जब कॉन्टिनेंट से जब कॉन्टिनेंट से हवा चले और ओशन सरफेस पे स्वेपिंग करते हुए फिर दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ जाए, तो कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट से जब हवा ओशन की तरफ जाती है तो उसे बोलते हैं ऑफशोर विंड, अपतट पवन। यही हवा sweeping the ocean and enter in the continental region from ocean, that's called onshore. अनुतट, इसी को क्या कहते हैं? अनुतट पवन। तो अपतट बाहर की ओर, अरे भाई ऐसे समझो ना, बैटिंग कर रहे हैं हम, बाहर की तरफ गए, ऑफ साइड, अंदर आए, ऑन साइड, ऐसे समझो ना, अंदर मतलब हम जहां हैं वहां आए, हमसे बाहर, हम स्थल पे ही रह रहे हैं ना, जलीय जीव तो हम लोग हैं नहीं, तो हम स्थल पे ही रह रहे हैं, स्थल से बाहर जाए, ऑफ शोर, अंदर आए, ऑन शोर। जब ऑफशोर विंड चलती है तो वो पुश करती है पानी को, ऑफशोर विंड जहां भी चलेगी वो पानी को पुश करेगी, और पानी को पुश करेगी तो उससे क्या होता है बेटा, यहाँ ओशन वाटर लेवल कम हो जाता है इस जगह पर। ओशन वाटर लेवल, जलस्तर कम हो गया, और दूसरे तरफ के जलस्तर को बढ़ा देती है, जहां से हवा चलती है वहां खूब कई मीटर ऊंचा दूसरे तरफ जलस्तर हो जाता है, यहाँ जलस्तर बढ़ जाता है ऑनशोर में। जलस्तर, वाटर लेवल, यहाँ ए यहाँ बढ़ गया, मतलब कुछ पानी ऐसे हो गया, यहाँ पानी कम, यहाँ पानी ज्यादा, ये हवा पुश कर रही है इधर से, मतलब यहाँ पानी कम, अफ्रीका के वेस्ट में पानी कम, साउथ अमेरिका के ईस्ट में पानी ज्यादा, या हम अटलांटिक के ईस्ट में कम, अटलांटिक के वेस्ट में ज्यादा, ऐसे समझ सकते हो। जो ओशन का ईस्ट होता है वो कॉन्टिनेंट का वेस्ट होता है, ओशन का वेस्ट कॉन्टिनेंट का ईस्ट, कॉन्टिनेंट का वेस्ट ओशन का ईस्ट, ऐसे समझ। तो जहां पानी कम हुआ, अब पानी कम होने से फिर क्या होगा, पानी कम होने से नीचे से पानी आने लगेगा इसे फुलफिल करने के लिए, अपवेलिंग, कूल वाटर। वो कहां से आएगा, देखो मैंने क्या लिखा, मैं एक ही लैंग्वेज में लिख सकता हूं बेटा। पानी का अपवेलिंग हुआ, ठंडे पानी का अपवेलिंग हुआ, कहां से, ओशन के बॉटम से, ओशन के नीचे से ठंडे पानी का अपवेलिंग हुआ, और ठंडे पानी का अपवेलिंग हुआ तो इससे क्या हुआ, यहां ओशन वाटर का टेम्परेचर कम हो गया और डेवलप हुई यहां कूल करंट। तो इसका मतलब जहां ऑफशोर विंड चलेगी वहां कूल करंट डेवलप होगा, जहां भी ऑफशोर विंड चलेगी बेटा वहां कौन सी करंट, वहां कूल करंट डेवलप होना चाहिए, और सिंपल सी बात, वहां कूल करंट होगा। इसका मतलब आप खुद देखो, वहां अफ्रीका के वेस्ट में ऑफशोर विंड है, यहां ऑफशोर है, यहां बाहर की तरफ जा रही है ना, साउथ अमेरिका के भी वेस्ट में ऑफशोर है,
तो बेटा जहां जहां ऑफशोर होगी वहां कूल करंट, वहां कूल करंट। इस कूल करंट का नाम कनारी है, इस कूल करंट का नाम बेंगुला है। यहां भी कूल करंट, इस कूल करंट का नाम कैलिफोर्निया है, इस कूल करंट का नाम पेरू है। सी बात। तो ट्रॉपिकल रीजन में जहां ऑफशोर विंड चल रही है वहां पानी अपवेलिंग होता है, नीचे से पानी ऊपर की तरफ जाता है और नीचे वाला पानी होता है ठंडा। ये ठंडा पानी ऊपर जाएगा तो यहाँ ऊपर के पानी को ठंडा कर देता है। ओशन करंट कूल होती है। इसीलिए कॉन्टिनेंट, इन कॉन्टिनेंटल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में वेस्ट की तरफ डेजर्ट पाए जाते हैं। बारिश होती ही नहीं, पानी ठंडा है, इवेपोरेशन होगा नहीं, बादल बनेंगे नहीं, बारिश होगी नहीं। तो कॉन्टिनेंट के वेस्ट में आपसे ये भी पूछा जाए, कॉन्टिनेंट के वेस्ट में आखिर मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं, डेजर्ट क्यों मिलते हैं? सिंपल रीजन, डेजर्ट क्लाइमेट रीजन इसलिए मिलता है क्योंकि वहां पानी का अपवेलिंग होता है, वहां ऑफशोर विंड चलती है। अब जब यहां जलस्तर ज्यादा हुआ तो ये कैसा पानी यहां इकट्ठा हो रहा है? ऊपर वाली लेयर का पानी, मतलब अधिक टेम्परेचर वाला पानी। तो जलस्तर ज्यादा हुआ तो किसका जलस्तर ज्यादा हुआ? यहां दो बातें, यहां क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी का स्टोरेज हुआ। गर्म पानी का स्टोरेज हुआ तो एक तो फिर डाउन वेलिंग होने लगा, डाउन वेलिंग ऑफ वाटर। एक तो डाउन वेलिंग होने लगा, ऐसे नीचे की तरफ आने लगा पानी, और ये ओसेनिक सर्कुलेशन बन गया नीचे की तरफ। और दूसरी बात क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ वार्म वाटर था ना, तो दूसरी तरफ डेवलप हुआ वार्म ओशन करंट। क्या डेवलप हुआ? गर्म जलधारा। इधर तो हर कॉन्टिनेंट के ईस्ट में, ट्रॉपिकल रीजन में गर्म जलधारा, अगर जो ऑन शोर विंड इफेक्टेड है गर्म जलधारा, अगर ऑफ शोर विंड इफेक्टेड है तो ठंडी जलधारा। तो बेटा हर कॉन्टिनेंट के ईस्ट में आप देखोगे यहां मिलेगा ब्राजीलियन, यहां मिलेगा एंटिल, यहां मिलेगा एग्लूहस। कॉन्टिनेंट के ईस्ट में गर्म जलधारा। अब रियल फिगर देख लो, ये रियल। हर कॉन्टिनेंट के ईस्ट में क्यूरोसियो गर्म जलधारा, ईस्ट में ईस्ट ऑस्ट्रेलियन गर्म जलधारा, ईस्ट में एग्लूहस मोजाम्बिक गर्म जलधारा, ईस्ट में ब्राजीलियन गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा। वेस्ट में देखो, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ठंडी जलधारा, बेंगुला ठंडी जलधारा, कैनारी ठंडी जलधारा, पेरू ठंडी जलधारा, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा। और जहां जहां ठंडी जलधारा वहां वहां पानी में इवोपरेशन, वाष्पीकरण कम, बारिश कम, मरुस्थल का विकास। इसीलिए इक्वेटर के नॉर्थ में जाओगे, इक्वेटर के नॉर्थ में 10 से 10 डिग्री से 30 डिग्री, हर कॉन्टिनेंट के वेस्ट में, नॉर्थ हो या साउथ, हर कॉन्टिनेंट के वेस्ट में मोजावे डेजर्ट, अटकामा डेजर्ट, नामीब डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, डेजर्ट क्यों डेवलप हो रहे हैं? आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया गया है। अब आपका काम क्या है? एटलस में ओशन करंट वाला चैप्टर होगा वर्ल्ड जो मैप में, उसे ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखेगा, ध्यान से ओशन करंट देखेगा, लगभग लगभग सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एकदम पता होगा कौन सी जलधारा ठंडी है, कौन सी जलधारा गर्म है। क्लियर? ठीक, आज यहीं तक करते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू।